क्या आपने कभी नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस देखा है? या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही पानी में हम कभी नमक ऐड करते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो इतने जल्दी आपका आइस में कन्वर्ट नहीं होता, क्यों? तो ये रीज़न है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ यूके एजुकेशन। मैं प्रदीप मालवीय, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी के साथ एक बार फिर आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपकी 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो पिछले सारे टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और उनके जो रियल लाइफ एग्जांपल है उनके साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला टॉपिक जो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हम बात करें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा पहले उसको समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, क्लियर है सब। ये हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोई भी एक सॉल्वेंट लिया हुआ है। सॉल्वेंट के लिए हम कोई सा भी सॉल्वेंट यूज करते हैं, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यहाँ पर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से मतलब क्या है? वॉलेटाइल मीन्स जो कि इजिली आपका वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स इजिली ये आपका एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये आपका वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सपोज सॉल्यूशन के लिए हमने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया हुआ, ये हमारा क्या है? आपका एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जैसा कि हम वेपर प्रेशर का पहले ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर के जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो हमें अभी हमने जो लिया हुआ एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, और वॉलेटाइल सॉल्वेंट मींस ये अभी एक प्योर सॉल्वेंट है आपका। ये क्या है? आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका कुछ स्पेसिफिक वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो इसका मान लेते हैं जो स्पेसिफिक वेपर प्रेशर वो क्या है? आपका पी नॉट। पी नॉट क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को, जो कि क्या है? आपका प्योर स्टेट में। क्लियर? अब हम जब सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना रहता है, तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं? सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं। तो हम इसमें सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट हमारा, और जो सॉल्यूट रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा? हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि भाई सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होगा। तो सॉल्यूट जैसे डिसॉल्व होगा तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी प्रेजेंट रहेंगे। सरफेस पे अगर हम सॉल्यूशन की सरफेस पर देखें तो ये कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी प्रेजेंट रहेंगे, और साथ ही साथ सॉल्वेंट के भी हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में। ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर है हमारा एक सरफेस फिनोमिना है। वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिना मतलब ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि सरफेस में कितने मॉलिक्यूल है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही वेपर वो कन्वर्ट होगा, उतने ही जो मॉलिक्यूल्स है वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? और जितना कम सरफेस एरिया होगा आपका, उतने ही कम मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। तो सिंपल है, पहले पूरे सरफेस एरिया पे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, तो तब वेपर प्रेशर हमारा क्या था? पी नॉट। लेकिन अब कुछ स्पेस हमारे, ये जो स्पेस है ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। क्लियर? इससे हुआ क्या? इससे इफेक्ट ये पड़ा कि भाई जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस सरफेस पर कम हो गए, क्योंकि एक्चुअली भी जो सॉल्यूट है वो तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, मींस उसके मॉलिक्यूल्स तो वेपर फेज में जाएंगे नहीं। वेपर फेज में ओनली किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट ऐड करने पर सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। जब सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो भी हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा? जो पहले वेपर प्रेशर था। तो होगा क्या? यहाँ पर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एट सरफेस,
एट सरफेस वो क्या हो गई है आपकी, डिक्रीज हो गई है, मीन्स कम मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे सॉल्वेंट के। तो अगर कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर मान लेते हैं, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हमें मिला कब, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया, दैट इज योर पी, या हम कह सकते हैं पी एस। पी एस मीन्स क्या शो कर रहा है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा हमें इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, क्योंकि कुछ स्पेस हमारा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन वोलेटाइल, वेपर फेज में मींस वेपर प्रेशर में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी डिक्रीज जो वेपर प्रेशर, उसी को कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो डिक्रीज हो रहा है उसके इक्वल। डिक्रीज क्या हो रहा, तो ज्यादा वैल्यू हमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की मिलेगी और कम वैल्यू हमें सॉल्यूशन की। तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसको डेल्टा पी से शो करता हूँ। डेल्टा पी किसके इक्वल होता है आपका, पी नॉट माइनस पी एस, मीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कब है, जब हमारा वोलेटाइल, हम सॉल्यूट कैसे ऐड कर रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर। इस डिक्रीज को क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टर्म के रिलेटिव में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई प्योर सॉल्वेंट से ठीक है कम तो हुआ वेपर प्रेशर, लेकिन कितना कम हुआ, दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि भाई इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कितना कम हुआ। तो जो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वाला वेपर प्रेशर जो टर्म हम बताते हैं वो होता है हमारा डेल पी अपॉन पी नॉट। मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कितना है। तो इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए भी हमारा एक राउल्ट्स लॉ है। इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होगा, एक्चुअल अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है हमारा, कि जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। क्लियर। पर यहाँ पर अगर हम इस टाइप के सॉल्यूशन की बात करें तो इस टाइप के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, किसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट में दो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर फेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो वेपर फेज कितना होगा, सॉरी वेपर प्रेशर कितना होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा हमारा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मींस जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है आपका पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक्स ए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। क्लियर है। तो हम जब हम इससे वैल्यू निकालते हैं पी एस, ये होगा हमारा पी नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स भी। आपको पता है कि दोनों कंपोनेंट का सम, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो एक्स ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स भी। क्लियर। तो सॉल्यूशन ये कितना निकलेगा हमारा, पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स भी। क्लियर। तो अगर हम इससे निकालना चाहे तो ये देखो, अगर हम पी नॉट एक्स बी को हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, हमें मिलेगा पी नॉट माइनस पी। क्लियर। तो यहां से अगर हम एक्स बी की वैल्यू निकालना चाहे, एक्स बी क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, पी नॉट पी अपॉन पी नॉट। अब ये पी नॉट पी अपॉन पी नॉट क्या है, ये ही आपका एक्चुअल में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्योंकि पी नॉट माइनस पी क्या है आपका, पी नॉट माइनस जो पी है ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका डेल पी अपॉन पी नॉट। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के पे इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है आपका, जैसे डेल पी अपॉन पी नॉट, ये डायरेक्टली किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर कोई भी टर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि भाई सॉल्यूट के नंबर ऑफ
पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करेगा, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो अभी हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी सॉल्यूशन की कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि भाई सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स होंगे, उस पर ही वो डिपेंड करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो कि केवल किस पर डिपेंड करे? ये ओनली डिपेंड करती हैं आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर आपका 0.850 बार दिया हुआ है। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर मींस बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 हमें कितना दिया? 0.850 बार। क्लियर? एट नॉन वोलेटाइल सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम जिसका वेट कितना दिया है, जो सॉल्यूट है उसका वेट हमें दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं 0.5 ग्राम। क्लियर? अब एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या है? सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेट हमें दिया हुआ है 39 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास भी दिया हुआ हमें सॉल्वेंट का, ये कितना हुआ हमें? 78 ग्राम। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है क्या? P 0.845 बार। हमें निकालना मोलर मास ऑफ सॉलिड ऑफ सब्सटेंस। तो इसके लिए मोलर मास निकालना, तो इसके लिए पहले हमें एक एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन क्या है? हमें पता है कि जो डेल P अपॉन P0 है किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होगा भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अगर हम बात कर ले सॉल्यूशन क्या है हमारा? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम रहेंगे, तो सॉल्यूट के मोल्स कम रहेंगे तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स आपका किसके इक्वल होता? मोल्स आपको इक्वल होता वेट, तो सॉल्यूट का वेट अपॉन उसका मोलर मास, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट अपॉन उसका मोलर मास। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये फॉर्मूला मिलेगा कि डेल P अपॉन P0 इक्वल्स टू द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से हम जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर डेल P क्या होता है? डेल P होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P0। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है? ये वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 0.5। क्लियर? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। ये हमें जो वेट दिया हुआ है मोलर मास 78 बेंजीन का और ये 39। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें 0.850 माइनस 0.845 ये दिया हुआ है। क्लियर? P0 में क्या दिया? 0.850। क्लियर? 0.5 अपॉन MB, ये हो जाएगा 39 टू 78, तो ये लगभग 2 टाइम कैंसिल होगा, तो मल्टीप्लाई 2। जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर 845 को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 0. ये 0 हो जाएगा, ये 0.005। क्लियर? और 0.850 यहाँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स ये 1 हो जाएगा आपका। 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो ये 1 अपॉन MB। क्लियर? तो अगर हमें MB निकालना है तो MB किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल, हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से तीन टर्म डेसिमल को हम बैक साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से भी 3 टर्म डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा। और साथ में हम इसका क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल भी कर रहे हैं। यहाँ रेसिप्रोकल किया तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 850 अपॉन 5। तो हमें जो मोलर मास मिलेगा क्या? 1 5 1 5 3 5 7
35 और 0, तो हमें मिलेगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? तो ये था हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मिला हमें? 170 ग्राम मोल इनवर्स हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल रहा है। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या थी कि भाई आपको फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्यूशन कैसा मानना है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है उसके केस में। क्लियर? क्योंकि यहाँ आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पर 39 ग्राम और 0.5 ग्राम है, तो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो। क्लियर? तो 170 ग्राम हमारा आंसर आया। अब बढ़ते हैं, चलिए हमारी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी ओर। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट हम कहते कैसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो जरा वेपर प्रेशर के टर्म में हम जब देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आ जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। क्लियर? तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो सपोज अगर हम मानते हैं, देखिए ये हम मानते हैं यहाँ पर ये लेवल है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। क्लियर? ये क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका लेवल है। तो किसी भी लिक्विड का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो जब तक उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होगा। मींस अगर हम कहते हैं H2O के लिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस इस टेम्परेचर पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेते हैं। सपोज हमने कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, यहाँ इस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम। क्लियर? तो इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, पहले बात करेंगे सॉल्वेंट का, फिर आप बात करेंगे हम सॉल्यूशन का। तो आपको पता है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? वेपर प्रेशर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। तो सपोज अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कुछ कम ही होगा, जो कि यहाँ मिलेगा। सपोज ये किसका वेपर प्रेशर है? आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्लियर? तो अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? तो ये लगभग मान लो सपोज इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमने T0B टेम्परेचर दिया। क्लियर? T0B टेम्परेचर दिया। तो इसके वेपर और ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमने ओनली कितना टेम्परेचर दिया? TB। तो ज्यादा टेम्परेचर हमें किस केस में देना पड़ रहा है? आप देख रहे होंगे कि भाई ज्यादा टेम्परेचर हमें सॉल्यूशन के केस में देना पड़ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये जो जितना ज्यादा टेम्परेचर ये हम जो दे रहे हैं, इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इसी इंक्रीज टेम्परेचर कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी इंक्रीज टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? इसी इंक्रीज टेम्परेचर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज अगर देखिए इसका जो वेपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना है हमें, इसका अगर 0.5 atm होगा इसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, तो इसका 0.5 से तो कम ही होगा। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का 0.5 से कम होगा। तो अगर 0.5 से 0.1 तक जाने के लिए हमें T0B टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो 0.5 से कम है तो इससे थोड़ा ज्यादा ही टेम्परेचर हमें इसको देना पड़ेगा। तो ये जो इंक्रीज है टेम्परेचर में, इसे कहा जाता है एलिवेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए एक ग्राफ है उसको समझते हैं। यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे जैसे ही उसका वेपर प्रेशर आएगा लिक्विड बॉयल होने लगेगा। ये आपका टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज धीरे 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 हो रहा है। और इस पॉइंट पे जैसे ही इसका वेपर प्रेशर ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया, ये इसका आ गया क्या? आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? जो कि क्या है आपका T0B।
अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, तो सॉल्वेंट से ये कम है, यहाँ होगा जब हम इसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, जो कि हमें इस पॉइंट पे आके इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा, तो इस पॉइंट पे ये जो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टीवी हुआ। तो ये जो इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे टी नॉट बी और टीवी में, इसी इंक्रीज को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसको इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब भी हम बात करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज Kb, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो Kb है ये क्या है, इस Kb को कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, सॉरी इसको इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर, Kb को इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, Kf को क्रायोस्कोपिक। तो ये हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर इसकी यूनिट देखें तो Kb की यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर, Kb की यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी, आपका ये मोल इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर हम वाटर के लिए बात करें तो हर एक सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक इसकी वैल्यू रहती है। क्लियर, अब हमें निकालना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूले से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई बाय Kb किसको इक्वल है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें निकालना मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, Mb को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो Mb किसके इक्वल हो जाएगा, Kb अपॉन डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई बाय Wb अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस एक्सप्रेशन से हम जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड की क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ये दिया हुआ मतलब मीन जो हमारा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें क्या दिया हुआ है, टी नॉट बी हमें दिया हुआ 3.23 केल्विन, वेल 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट है हमें क्या दिया हुआ है, 1.80 ग्राम was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ हमें 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर क्या हो जाता है, मीन जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 35.411 केल्विन। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है और Kb की वैल्यू हमें दी हुई है, Kb की वैल्यू 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स। क्लियर, तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टी बी बराबर Kb मल्टीप्लाई बाय M मोलैलिटी। और मोलैलिटी में अगर हम देखेंगे तो मोलैलिटी क्या है आपका, ये डेल्टा टी नॉट बी किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, Kb मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में वेट ऑफ आपका सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि WA रहेगा। क्लियर, अगर हम देखें अब हमारा जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो क्या है, वैल्यूज हमें दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया हमें सॉल्यूशन का, दैट इज 354.11, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ 353.23 इक्वल्स वेट ऑफ सॉल्यूट Kb हमें दिया हुआ 2.53 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू अस 1.80, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है 1000, और जो मास दिया हुआ सॉल्वेंट का दैट इज 90 ग्राम। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आप देखते हैं कि ये 11 यहाँ पर 8 रहेगा,
10, 8, क्लियर। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3, 3 आपका 0 यहाँ पर, तो ये आपका 0.88 आएगा समथिंग, क्लियर। तो 2.53 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में MB मल्टीप्लाई बाय 90, क्लियर। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं। जैसे इसके 2 डेसिमल पॉइंट अगर हम यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, तो ये होगा 88, तो यहाँ से भी हमें 2 डेसिमल पॉइंट को हटाना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.8, 253 अपॉन 1.80 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 90। जस्ट कैलकुलेट करते हैं क्या होता है हमारा आएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 253 मल्टीप्लाई बाय 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1800, क्लियर। ये 0 से ये 0, 9 2 से 80, ये 20 टाइम जाएगा, 2 से ये आपका 44 टाइम जाएगा, तो 4.4 ये हो जाएगा, क्लियर। तो 4.4 अपॉन 2.53 अपना मोलर मास, सॉरी एक मिनट ये आपका ऐसे नहीं होगा, तो जो MB है वो आपका किसके इक्वल होगा, MB हमारा यहाँ था, ठीक है। MB किसके इक्वल होगा 253.1800, ये 2 पॉइंट से ये 20 से ये डेसिमल हो गया और ये आपका 00 हो गया, क्लियर। ये इक्वल्स टू 90 और ये आपका 88, क्लियर। तो 0 9 2 से 80, ये 20 टाइम जाएगा, 20 से ये जाएगा आपका 44 टाइम, क्लियर। तो 44 अपॉन में 2.53, 0 अपॉन 44, तो 11 4 जा 44, 11 से कट करेंगे 2, ये 3, 23 टाइम आपका परफेक्टली जाएगा, और 4 से अगर हम कट करेंगे तो 4 5 जा 23, 4 7 जा 28, 2 हो जाएगा तो 5। तो जो हमें मोलर मास मिलेगा, हमें मिलेगा 57.5 ग्राम मोल इनवर्स, क्लियर। तो जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना मिला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिला 57.5 ग्राम मोल इनवर्स, हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिला। तो जस्ट कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करके हमें कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ओर, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली डिप्रेशन का मतलब होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग मतलब वैल्यू क्या होना, कम होना, डिक्रीज होना। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एक्चुअल में। तो वेपर प्रेशर की अगर हम टर्म में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर जो सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। मीन्स जो इसका वेपर प्रेशर है वो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों में सेम रहता है, मीन्स ये जो वेपर फेज है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड और सॉलिड फेज के बीच में। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाए, मीन्स उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और उसकी जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसे वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाता है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमें वेपर प्रेशर को क्या करना रहेगा, डिक्रीज करना रहेगा। सिंपल सा टर्म है, क्योंकि हमें इक्वल लाना है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, तो उसको क्या करना रहेगा, डिक्रीज। तो इसको ग्राफ से समझते हैं क्या होता है। देखो सपोज ये हमारा वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये हमारा यहाँ पर टेम्परेचर का। तो यहाँ पर अगर हमारा लिक्विड सॉल्वेंट अगर हम लेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा ही रहेगा सॉल्यूशन से, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट का है, तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से कम ही होगा, क्लियर। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है, ये है आपका फ्रोजन सॉल्वेंट कि मतलब अगर ये वेपर प्रेशर इस ग्राफ पर आएगा तो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट जो आपका जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, वो होगा फ्रीज। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके जो आपका ये जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो रहा है, क्लियर। सॉल्यूशन के लिए बात करें तो सॉल्यूशन के लिए
हमें वेपर प्रेशर में इतना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये देखिए सॉल्यूशन के केस में अगर आप समझ रहे हैं इस ग्राफ को अच्छे से आप समझें तो देखिए ये जो लेवल है ये किसका है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर। और इस पॉइंट पे ये जो लेवल है किसका है भाई, हमारा प्योर सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के केस में हमें देखो इतना डिक्रीज करना पड़ रहा, केवल कितना, इतना हमें डिक्रीज करना पड़ रहा वेपर प्रेशर को। लेकिन जब हम सॉल्वेंट के केस में बात करते हैं तो सॉल्वेंट के केस में हमें फ्रोजन सॉल्वेंट तक लाने के लिए इतना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्योंकि इसका हायर है तो इसमें ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसमें आपका वेपर प्रेशर ऑलरेडी लो है तो इसमें थोड़ा कम डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम कम डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी हमें कम लगेगा, कम टेम्परेचर को भी कम डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब सॉल्वेंट की बात है वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो टी नॉट एफ है वो ज्यादा हमें मिलेगा और टी एफ हमें कम मिलेगा। टी नॉट एफ क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए और ये आपका सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है इसी डिक्रीज को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको कैसे शो करते हैं, डेल्टा टी एफ से। और किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है आपका टी एफ, आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट उसका अपोजिट होता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट ये रहेगा। तो ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। और इस डेल्टा टी एफ को क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ को कहा जाता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए समझते हैं अब इससे हम मोलर मास कैसे निकालते हैं। सेम जैसे एक्सप्रेशन हमने इसमें किया था, सेम हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सेम एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर होगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं। आपको जो डेल्टा एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है, जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किससे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेम इसमें जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज के एफ मल्टीप्लाई बाय एम मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ आपका किसके इक्वल होगा, के एफ, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। और यहां से ये के एफ क्या है, के एफ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सेम अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, और इसकी जो यूनिट हो वो यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, सेम यूनिट जो हमारी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की रहती है। तो अगर हम यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, तो हमारा होगा के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा किसका, आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हमने 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जो कि आपका जो 0.40 से उसका जो वेपर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देता है। तो मींस ये क्या है, बेसिकली ये आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ही दिया हुआ है। तो हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 0.40 केल्विन। क्लियर। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 50 ग्राम जो कि बेंजीन है, और हमें के एफ की भी वैल्यू दी हुई है। के एफ कितना, हमें 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होगा, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। तो वैल्यूज रखते हैं। के एफ हमें कितना दिया हुआ, के एफ हमें दिया हुआ 5.12, और यहाँ पर जो हमें डेल्टा टी एफ है वो दिया हुआ 0.40 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी हमें 1 ग्राम दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट ये हमें 50 ग्राम दिया हुआ मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। ये है। तो जब हम इससे 50 ग्राम हो गए, सब वैल्यूज हमने पुट कर दी, बस हमें अब कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा, ये 5 से ये 20 टाइम कैंसल आउट होगा, ये 20 से अगर हम करें तो इसको ये कितने टाइम्स होगा, अगर देखिए ये 00 डेसिमल पॉइंट से ये 2 डेसिमल पॉइंट अगर मैं हटा दूं, यहाँ पर इसको 40 करूं तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 टाइम होगा, ये 2 से ये 50 टाइम कैंसल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 51.2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 5 1 5 6। क्लियर।
5 5 या 25, तो 256 ग्राम मोल इनवर्स ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा आ रहा है। तो जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या निकला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा निकलेगा एमबी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला, 256 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इजीली हम निकाल सकते हैं, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करना था एंड सिंपल। क्लियर? अब जो सेकंड हमारा कंसेप्ट है वो है ऑस्मोसिस। बेसिकली 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना जरूरी है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। ऑस्मोसिस क्या होता है कि सपोज आपके पास 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लगे हुए हैं। ये 2 बीकर्स हैं जिसमें हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को पुट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट। तो 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमारे पास है। सपोज ए सॉल्यूशन, हमारे पास है एक ए सॉल्यूशन और एक हमारे पास है बी सॉल्यूशन। दोनों के कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2, और दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट करके रखा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। क्लियर? दोनों सॉल्यूशन को हमने किससे सेपरेट कर रखा है, इस दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट कर रखा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ही पैसेज को अलाउ करती है, सारे मॉलिक्यूल्स के पैसेज को अलाउ नहीं करती। हम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली हमारी नेचुरल भी हो सकती है और हमारी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे नेचुरल की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स की जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। जैसे पिग्स ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और आर्टिफिशियल में बात करें तो कुछ हमारे केमिकल्स हैं जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमारा अगर हम ले तो क्यूप्रस फेरोसाइनाइड, Cu2Fe आपका CN6, क्यूप्रस फेरोसाइनाइड भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये आप अगर जब हम RO वगैरह यूज करते हैं तो बाहर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट यूज किया जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज किया जाता है, पर जो मेन कंसेप्ट हमारा समझना वो है हमारा ऑस्मोसिस। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और 2 सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। क्लियर? और ये सॉल्यूशन है हमारा बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी और दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब हम एक केस लेते हैं। सपोज अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो C1 की कंसंट्रेशन है ज्यादा है C2 से, मतलब C1 क्या है, कंसंट्रेटेड है, और C2 क्या है, थोड़ा आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है। यहाँ पर हम कंपैरेटिवली लिख रहे हैं, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट भी ज्यादा होगा। अब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो मतलब सॉल्वेंट कंपैरेटिवली कम होगा यहाँ पर। और सेकंड सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट जो कंपैरेटिवली वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है, क्योंकि हमने जैसे अभी डेफिनेशन में पढ़ा, डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो केवल किसको अलाउ करती है, वो अलाउ करती है केवल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में केवल सॉल्वेंट के लिए ही वो अलाउ करती है, मतलब ये ही मॉलिक्यूल आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पैसेज हो सकता है। अब कहां से कहां फ्लो होगा इनका, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से फ्लो होगा, जहां सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट का फ्लो अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है इस सॉल्यूशन से यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। तो कहां से, यहाँ अगर हम देखें तो जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो हो रहा है आपका C1 में, जो कि क्या है, एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
HC माने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं हमारे, किससे, B टू A। यहाँ B सॉल्यूशन से कहाँ से A सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहे हैं। क्लियर, मतलब लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहा है। और ये जो फिनोमिना है इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आपका क्या होता है, तो ऑस्मोसिस बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसका फ्लो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, कहां से कहां तक, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ solvent molecules from less concentrated solution to high concentrated solution through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ऑस्मोसिस आपका क्या आता है, ऑस्मोसिस बेसिकली एक आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को हमने देख लिया कि ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही पैसेज होगा। जैसे ऑस्मोसिस के जो डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे किशमिश को आप पानी में रखते तो वो फूल जाती है, क्यों, क्योंकि भाई किशमिश के बाहर जो वाटर है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, किशमिश के अंदर क्या है, सॉल्वेंट कम है। तो बाहर से जो वाटर के मॉलिक्यूल वो आपके किशमिश के अंदर एंटर करते हैं थ्रू इट्स मेम्ब्रेन, और वो किशमिश क्या है हमारी फूल जाती है। जैसे चने का फूलना आप रख देते हो। तो ये सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है आपके, ऑस्मोसिस के हैं डेली लाइफ एग्जांपल। जैसे अगर जो वाटर प्लांट्स हैं आपके, वो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, वो रूट से करते हैं। तो रूट से उनमें जो प्लांट के हर एक पार्ट तक वाटर कैसे पहुंच पाता होगा, तो ये जो प्रोसेस है वो भी किसके कारण होती है, ऑस्मोसिस के कारण। तो ऑस्मोसिस से ही वाटर का ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही होता है। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑस्मोसिस के। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है। ठीक है, सेम जैसे हमने प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमने ये कहा था कि आपका ऑस्मोसिस में दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हमने लिए हुए। क्लियर, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन अगर हम इसमें ले रहे हैं, तो अगर ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, तो इस प्रोसेस को अगर मैं क्लोज्ड चेंबर में करा रहा हूँ, सपोज क्या है, ये आपका क्लोज्ड चेंबर है, यहाँ से मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे हम क्या है, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑस्मोसिस की प्रेशर प्रोसेस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, सपोज ये हमारा एक बीकर है जिसमें आपका प्रोसेस हो रहा है, ये हमने एक पिस्टन ऐड कर रखा है जिससे हम क्या है, प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि आपका ये C1 है और ये C2, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो यहाँ से यहाँ तक होगा। सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन का फ्लो अगर C1 C2 से आपका C1 हो रहा तो ऑस्मोसिस हो रहा, तो होगा क्या, जैसे ही जैसे हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम ये हमारा P एक्सटर्नल है, ठीक है, जैसे ही जैसे हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने से होगा क्या, जो प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो हिंडर्ड होगा, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे, पी एक्सटर्नल अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो फ्लो ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो भी कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ये फ्लो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक टाइम पर ऐसा आएगा, एक फिक्स प्रेशर ऐसा होगा जहां पर इनका जो फ्लो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा एक मिनिमम प्रेशर जहां पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई आपका ऐसा एक मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस, मतलब एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उस मिनिमम प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस रोक दे।
तो यहाँ पर अगर हम पी एक्सटर्नल, सपोज अगर हमने मान लिया एक प्रोसेस हो रही है और इसके लिए आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है पी इंटरनल, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पी इंटरनल है। तो तीन केस डिफाइन करते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट लेते हैं, अगर हम जो बाहर प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉल हो, किससे, पी इंटरनल। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ज्यादा है किससे, इंटरनल प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली डिनोट करते हैं पाई से, यहाँ पर आप समझिएगा पाई क्या होता है, पाई डिनोट किया जाता है इससे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है किससे, पाई से। तो जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, मतलब उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर हम नहीं लगा पा रहे हैं ताकि रेट ऑफ सॉल्वेंट, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको रोक सके हम, कम तो होगा रेट उसका, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का रेट जरूर डिक्रीज होगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। तो इस कंडीशन में बेसिकली ऑस्मोसिस होगा पर जो रेट है, रेट क्या हो जाएगा, बट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस आता है, सेकंड केस क्या आता है, जब पी एक्सटर्नल आपका इक्वल हो जाए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मतलब हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई, जो रोक दे ऑस्मोसिस। तो प्रेशर हमने इतना अप्लाई कर दिया ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और थर्ड क्या है हमारा, जब पी एक्सटर्नल जो मींस बाहरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से पाई से। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर हम किसी अप्लाई कर देते हैं तो इस केस में हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इसमें जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अभी नॉर्मली अगर हम केस में बात कर रहे थे, नॉर्मल केस में जब ऑस्मोसिस हो रहा था तब सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, B2A हो रहा था। लेकिन अगर हमने इस केस में बात करें जब पी एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से होगा, अब होगा वो A2B। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस आपका बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। तो जो आरओ वगैरह डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, उनमें बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। एक आपने मेम्ब्रेन वाला चेम्बर देखा होगा, उस मेम्ब्रेनस चेम्बर में मेम्ब्रेन फिल्ड रहती है और जो प्रेशर हम उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो जो प्रोसेस हमारी रिवर्स में हो जाती है। क्लियर, मीन्स हमारा जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या है, बेसिकली ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वॉन टॉप ने एक इक्वेशन दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। क्लियर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वॉन टॉप ने इक्वेशन क्या दिया था, वन टॉप ने इक्वेशन के लिए, प्रोसेस के लिए इक्वेशन दिया था पाई इक्वल्स टू CRT। क्लियर, ये वन टॉप इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, R यहाँ पर क्या है आपका गैस कांस्टेंट और T क्या है आपका टेम्परेचर एट केल्विन। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या लेते हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं 0.0821। क्लियर, 0.0821 हम यहाँ पर गैस कांस्टेंट लेते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाती है 0.0821 लीटर ATM इनवर्स मोल इनवर्स। अगर आपका बेसिकली केल्विन में या फिर कैलोरी में बात चल रही हो तो R की वैल्यू क्या लिया जाता है, R की वैल्यू किया जाता है 834 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एनर्जी में बात हो रही है या फिर ये इसकी जो प्रेशर की यूनिट क्या बार दिया तो हम ये वाला R की वैल्यू हम लिखते हैं। क्लियर है, तो ये R की दो वैल्यूज है और इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर में, अगर हम इसमें बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है, इसको देखते हैं। ओके, तो अगर हम इससे मोलर मास निकालना चाहें सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, आपका पाई इक्वल्स टू क्या होता है CRT, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय RT। और मोल्स का अगर अपन फॉर्मूला देखें, मोल्स होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा मल्टीप्लाई वॉल्यूम RT। अगर हमें क्या निकालना, हमें निकालना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB किसके इक्वल होगा आपका, MB इक्वल होगा आपका WB अपॉन
पाई ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाई वी और आर टी। तो ये इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं आपका, किसके लिए, आपका हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, तो बेसिकली जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हमारे जैसे पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऐसे जिनका जो मोलर मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऐसे हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड से उनका मोलर मास डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, जो अदर हमारी मेथड है जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इनको हम डिटर्मिनेशन में क्यों नहीं लेते। तो बेसिकली इसको हम डिटर्मिनेशन में क्यों लेते हैं, बेसिकली फर्स्टली है कि इसमें आपका वॉल्यूम यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर मोलिलिटी टर्म यूज किया जाता है और मोलिलिटी टर्म यूज किया जाता है। सेकंड केस क्या है कि इसमें अगर स्मॉल भी चेंज आ रहा है, इसमें ये बेसिकली क्या स्मॉल चेंजेस को भी ये ऑब्जर्व करता है। इसमें अगर आपका स्मॉल चेंजेस भी आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इसमें ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जब हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे या फ्रीजिंग एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, वहां चेंजेस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो वो उतना एक्यूरेट हमारा वैल्यू नहीं आ पाता। क्योंकि जब अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस आएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस आने लगा तो इस केस में क्या हो सकता है, जो पॉलीमर है हमारे वो ब्रेक भी हो सकते हैं, तो जो वैल्यू हमें करेक्टली नहीं मिलती। इसलिए हमेशा किसको प्रेफर किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रेफर किया जाता है, किसके लिए, कि हम जो हमारे हाई मोलर मास वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोलर मास हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकालते हैं। तो और भी कुछ हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो पहला है, जो भी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करते हैं। जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि भाई जो आपका जो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ये TF है, और आपका जो सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमने कहा था कि जो सॉल्ट वाला वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेसिकली कम होता है। क्यों होता है कम, तो उसका रीजन हम यहाँ समझ चुके हैं। क्योंकि नॉर्मल वाटर मतलब आपका प्योर सॉल्वेंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्ट क्या है हमारा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो रहा है। क्लियर। आपने और भी जगह देखा होगा जो स्नो एरियाज है जहां लगभग स्नोफॉल हमारा होता रहता है, तो वहां पर जो सड़कों पर बेसिकली जो नमक है, थोड़ा सॉल्ट का हम स्प्रे करते हैं, सॉल्ट को छिड़काव किया जाता है। क्यों किया जाता है कि सॉल्ट क्या है, बेसिकली एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ये जो हमारा वाटर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये इजीली आपका जमता नहीं है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फ्रीज नहीं होगा। क्लियर है। सेकंड केस आता है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो हमारा कार रेडिएटर है, कार रेडिएटर में जब भी हम स्नो या फिर कोल्ड एरियाज में जाते हैं, ऑब्जर्व किया होगा कई जो लोग हैं कार रेडिएटर में हम एथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। एथाइलिन ग्लाइकोल क्यों यूज करते हैं कार रेडिएटर में, बेसिकली ये भी एक तरीके के नॉन वॉलेटाइल सॉलिड की तरह बिहेव करता है। ये भी आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं। रियल लाइफ कंडीशंस को ऑस्मोसिस से बात करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। क्लियर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। जैसे कोई दो सॉल्यूशन है और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, सपोज दो सॉल्यूशन, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, एक का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, एक का कम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा ये। क्लियर। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा इसके कंपैरेटिवली ये क्या होगा आपका, हाइपोटोनिक। ये टर्म हम कंपैरिजन में ही लेके चलते हैं कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होंगे। तो हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है। तो अगर हम डायरेक्टली अभी हमने देखा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 बराबर क्या होगा, C2 होगा।
ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि हम इनमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो क्या ऑस्मोसिस होगा दोनों के बीच? तो दोनों के बीच ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर डिफरेंस ही नहीं है तो ऑस्मोसिस होगा नहीं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बीच कोई ऑस्मोसिस नहीं है, कोई फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होता। लेकिन जब हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का केस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर पाई ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, और इसकी C2, तो C1 कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 होगा। जब कंसंट्रेशन चेंज होता है तो हमारा ऑस्मोसिस होगा ही होगा SPM के थ्रू, और ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये जो आपका ऑस्मोसिस होगा वो कैसा होगा? आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हमारा मूव करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसके लिए? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा मूव करेगा। क्लियर है? इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो आपने एक कंडीशन सुनी होगी, एडिमा। अगर हम एडिमा कंडीशंस की बात करें तो एडिमा कंडीशंस क्या होती है, थोड़ा उसको हम समझते हैं। तो आई होप ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक वाला ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा समझते हैं कि जो एडिमा कंडीशंस है वो क्या होती है। क्लियर? अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली आइसोटोनिक होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के लिए। हमारा जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के लिए क्या है आपका? बेसिकली आइसोटोनिक है, मतलब इस केस में कोई वो नहीं होगा। तो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, डॉक्टर कभी भी अगर आप कोई भी बोतल चढ़ाता है या फिर NaCl सॉल्ट वाली जो बोतल यूज करते हैं उसका कंसंट्रेशन आप देखिएगा 0.9% HCl होता है, NaCl होगा। क्यों? अगर सपोज अगर पहला केस हम मानते हैं कि अगर आपका जो ये कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl ज्यादा, ठीक है, हमारा जो ब्लड कंसंट्रेशन, अब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मतलब ये क्या हो गया? बेसिकली आपका हाइपरटोनिक, ये हो गया हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मतलब अब सॉल्व ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? हाइपोटोनिक से हाइपर। तो जो वाटर है आपका वो कहाँ से? ब्लड टिश्यू से रिमूव कहा जाएगा आपके आउटर टिश्यूज में, मतलब ब्लड हमारा ब्लड कैपिलरी से कहाँ चला गया? आउटर टिश्यूज में। तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। सेकेंड केस अगर हम ले लें, मान लो आपका 0.8% NaCl ले लिया उन्होंने। 0.8% NaCl मतलब ब्लड जो कंसंट्रेशन उससे कम, यहाँ पर 1 मान लेते हैं कि 1%, ठीक है। तो यहाँ पर 0.8% ले लिया, मतलब ये जो क्या है? कम है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ब्लड कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि 0.9% के इक्वल है। तो ये केस में ये हो गया आपका हाइपरटोनिक और ये आपका क्या हो गया? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक हो गया, तो इस केस में होगा क्या? इस केस में जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? जो आउटर हमारा टिश्यू है, टिश्यू से हमारा क्या आ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में वाटर यहाँ एंटर करेगा और हमारी जो ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। अब हम एक कंडीशंस की बात कर रहे थे, एडिमा कंडीशन क्या होती है? तो बेसिकली कुछ जो पर्सन हमारे जो भी फूड वगैरह में ज्यादा NaCl कंजप्शन करते हैं, मतलब ज्यादा सॉल्टी जो फूड है वो लेते हैं या फिर ज्यादा सॉल्ट का वो कंजप्शन करते हैं, तो होता क्या है? अगर ये ज्यादा सॉल्ट का कंजप्शन करते हैं तो हमारी बॉडी में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो कौन सा केस होगा? आपका जो ब्लड वेसल से जो वाटर है वो क्या होगा? टिश्यू में आएगा। तो टिश्यू में जैसे ही वाटर का डिपोजिशन होगा तो जो टिश्यू हमारे स्वेल अप हो जाएंगे। तो बॉडी में लगभग स्वेलिंग सी आपको देखने को मिलती है, और इसी स्वेलिंग को बेसिकली इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एडमा कंडीशन कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और हमारा कोई भी आपको कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल पढ़ने की नहीं, लेकिन एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो कि हमें रियल लाइफ से जोड़ती है, मतलब रियल लाइफ में आप केमिस्ट्री कर रहे हो। क्लियर? तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। साथ ही अगर इस चीज को आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप हमारा जो फ्यूके एजुकेशन ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक अफोर्डेबल फीस में। थैंक यू।